Okay. So our topic is software documentation. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में आपने हम इसमें क्या कवर करेंगे। देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बनाती है, उसके साथ साथ कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी डिजाइन करती है। ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना ही उस कंपनी का टारगेट नहीं होता है, उसको कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी बनाने होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जो कि अलग अलग तरह के यूज़र उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे SRS डॉक्यूमेंट वी हैव कवर्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वी हैव, ये दो हमने कवर कर लिए। ठीक है, और इनका आपको आइडिया भी है। ओके, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, एक होता है टेस्ट डॉक्यूमेंट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। ओके, एंड उसके बाद इंस्टॉलेशन मैनुअल होता है और यूजर मैनुअल होता है। कई बार ये इंस्टॉलेशन मैनुअल और यूजर मैनुअल एक ही होता है, कई बार ये अलग अलग भी आते हैं बच्चों। ठीक है, जब कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाता है तो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी करना होता है। जैसे आप ऐप अपनी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाती है, उसको इंस्टॉल करने के कुछ एक स्टेप्स रहते हैं, कुछ एक स्क्रीन्स आती हैं वहाँ पे। वैसा ही जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसको जब आपने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे कहीं पे भी इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन मैनुअल। इंस्टॉल कैसे करना है उसके कुछ एक स्टेप्स यहाँ पे दिए होंगे। ठीक है, और इंस्टॉल जब हो जाता है तो यूजर ने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो यूजर के लिए भी मैनुअल होता है कि कैसे यूज करें, उस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फीचर है, किस फीचर को कैसे यूज करें, वो सारी चीजें वहां पे लिखी होती हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मेन मेन मैंने यहाँ पे लिखे हैं 5। तो ये सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर ही आते हैं, उसका ही पार्ट होते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर तो डेवलप होगा ही होगा, ये वाले डॉक्यूमेंट भी डेवलप होंगे। ठीक है, डिजाइन किए जाएंगे या बनाए जाएंगे सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा। सो ये डॉक्यूमेंट अच्छे डॉक्यूमेंट क्यों होने चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स ये अगर हम बना रहे हैं तो उसकी वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं। गुड डॉक्यूमेंट्स आर हेल्पफुल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ठीक है, यहाँ पे ये लिखें, जस्ट आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, ज़्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू सा। एक नंबर 1, अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आपने अच्छे से बनाए हुए हैं तो ये क्या सबसे पहले जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी चीज वो क्या है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाएगी, इन्हांस करेगी। इन्हांसेस अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द कोड, जो कोड लिखा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाएगी, इन्हांस करेगी। अगर उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो नेचुरली वो एफर्ट और टाइम किसके लिए, जो मेंटेनेंस के लिए लगते हैं, उसको रिड्यूस करेगी बच्चों। ठीक है, और ये हमें ये डॉक्यूमेंट्स अगर अच्छे से अगर आपने डिजाइन किए हैं तो अगर आपने प्रोग्रेस देखनी है प्रोजेक्ट की, अभी देखिए प्रोजेक्ट का मतलब है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, अभी वो बना नहीं है, चल रहा है अभी, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या हुआ, वो बन चुका है। ये डिफरेंस होता है, जहां पे प्रोजेक्ट लिखा है उसका मतलब है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपिंग स्टेज पे है, दैट मीन वो प्रोजेक्ट चला हुआ है अभी, राइट, तो उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, अगर उसको चेक करना है देन वंस अगेन दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड लास्ट, these documents helps user to effectively use the system। एक्चुअली अगर आपने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ पढ़ के आप अच्छे से उनको इफेक्टिवली यूज करने में ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हेल्पफुल होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन आपको आइडिया लग गया है, अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स क्या होती है। देखिए, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स को हम ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एज अ नेम इंप्लाइज, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो कोडिंग के अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी, इंटरनल प्रोग्राम के अंदर ही होगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कॉमेंट्स आप लिखते हैं, तभी मैं आपको लास्ट ईयर से आपको बताता रहा हूँ, कॉमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। जब भी आप प्रोग्राम लिखें, और आपने देखा था पिछली बार मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो आई थिंक वेडनेसडे को लिया था, कि अगर हम 10 लाइनें लिख रहे हैं कोडिंग की तो एटलीस्ट 3 वहां पे क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की लाइंस होनी चाहिए। इस तरह से एक जनरल सा एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, रूल ऑफ थंब सेट किया हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन जो होगी सोर्स कोड के अंदर ही होगी। सिर्फ कमेंट्स लिखना ही इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, वेयर एज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है बच्चों, जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया, राइट, तो और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूजर को
यूज करने में, इंस्टॉल करने में हेल्पफुल रहेंगे, तो वो यहाँ पे आते हैं बच्चों। दीज आर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सॉफ्टवेयर बन चुका है, एक्सटर्नल होंगे, वो सॉफ्टवेयर के बाहर होंगे, सॉफ्टवेयर की फाइल अलग होगी, ठीक है, एंड इनकी फाइल अलग होगी। वेयर एज इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में जो सोर्स कोड के अंदर ही आप जो डॉक्यूमेंटेशन करोगे, फॉर एग्जांपल कमेंट्स आप लिखोगे, तो वो आपका इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक बार फिर से देखिए, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? इंटरनल होगी, किसके? प्रोग्राम के, कोड के अंदर ही आपने लिखा होगा। कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जांपल कमेंट्स हम लिखते आ रहे हैं, हैश लगाया पाइथन में और कमेंट लिख दी एक लाइन, ठीक है, ये हमने किया हुआ। वेयर एज एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी? दे विल बी दे एक्ट एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उस सॉफ्टवेयर को जो आपने डेवलप कर लिया है, सॉफ्टवेयर बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है, तो जिस यूजर ने उसको यूज करना है, उनको उनकी हेल्प के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एज अ नेम इंप्लाइज, जैसे मैंने आपको बताया, इज प्रोवाइडेड इन द सोर्स कोड इटसेल्फ। सोर्स कोड के अंदर ही होंगी। सोर्स कोड का मतलब है जैसे आपने पाइथन में प्रोग्राम लिखा, उसके अंदर ही ये होंगी, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की, ये हैं 8। वंस अगेन, जिस तरह से मैं आपको मैंने मॉर्निंग में दिया था, ठीक है, वैसा ही यहाँ पे भी है कि ये जो 8 यहाँ पे इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनमें से आपको कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है? मान लीजिए एक फंक्शन लिखा है मैंने, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे उस फंक्शन को देखें और आप बताएं कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन इन सभी डॉक्यूमेंटेशन से में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगे। हो सकता है यूजर टू यूजर ये वैरी करे, ठीक है। और मॉर्निंग वाले में जो बेस्ट आंसर था वो था ये कि वो सारे इंपॉर्टेंट थे। वैसा ही आपने यहाँ पे देखना, क्या ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, या अगर आप इनको उनको प्रायोरिटी बेस्ड डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपने देखना है, ठीक है। तो वो आंसर देने से पहले आप इनको पहले समझिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ओके। फर्स्ट इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल है या टाइप है कमेंट्स इन द सोर्स कोड। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, आपने 10 लाइन लिखी, उसमें से एटलीस्ट 3 लाइन आपकी कमेंट की होनी चाहिए, ये कहा गया है। ये जस्ट सजेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, ओके। सेकंड इज यूज ऑफ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। देखिए, वेरिएबल आपको हर प्रोग्राम में यूज करने ही पड़ते हैं। अगर उन वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होगा, तो वो भी हमारे लिए एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगी, ठीक है। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्ट का नाम मान लीजिए हमने रख दिया जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, तो गलत हो गया ना। तो जिस तरह का टाइटल है उसी तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए ना। तो वैसा यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह का काम ये वेरिएबल करने वाला है उस तरह का ही नाम हम उसे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है जिसमें आप नाम स्टोर करोगे, तो नेचुरली उसका नाम रखना चाहिए नेम, सिंपल। अगर वो रोल नंबर स्टोर कर रहा है तो हम उसका नाम रखेंगे RN, या फिर रोल नंबर, जो भी आपको ठीक लगे। तो मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम होना, दिस इज वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 हमने कवर कर लिए। थर्ड इज मॉड्यूल या फिर फंक्शन के हेडर, ये भी हमने पहले कवर किए हुए हैं लास्ट टाइम, ठीक है। इसमें फंक्शन का नाम, मॉड्यूल का नाम, उसमें कौन कौन से पैरामीटर हैं, ये सारी चीजें आपने, ठीक है। एंड थर्ड इज कोड इंडेंटेशन। ये पाइथन में आपको फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड को इंडेंट करना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, क्लासेस हाउसेस देते हैं, तो आप उस कागज में हाशिए लगाते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर से यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ से यहाँ नहीं लिखना है, हाशिए लगाते हैं, लाइंस लगाते हैं। वही काम आपका पाइथन में ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोड इंडेंटेशन आपने देखा था जब हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, या फिर कोई लूप यूज कर रहे थे, जैसे एंटर प्रेस कर रहे थे कॉलन के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है थोड़ा सा आगे चला जाता था। दैट इज कॉल्ड कोड इंडेंटेशन। अगर आप पाइथन में काम कर रहे हैं तो कोड इंडेंटेशन आपको फ्री में मिल रही है, इससे आप फ्री हैं। लेकिन आप जावा में काम करोगे, या फिर आप जिस से सी में काम कर रहे हो, C++ में, तो उनके जो मैक्सिमम जो एडिटर आते हैं, आईडी आते हैं, उसमें कोड इंडेंटेशन आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ती है। तो कोड इंडेंटेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन इज कोड स्ट्रक्चरिंग। कोड स्ट्रक्चरिंग का मतलब है
कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है, तो आप उसको क्या सीधा ही लिख रहे हो या फिर उसको किसी मॉड्यूल या फिर फंक्शन की भी हेल्प वहां पे ले रहे हो? तो एक बड़ी प्रॉब्लम को मॉड्यूल में डिवाइड करना, फंक्शन में डिवाइड करना, दिस इज अ गुड प्रोग्रामर सजेशन, ठीक है। तो ये भी आपके बड़ी प्रॉब्लम को समझने में हमें आसानी जो करती है, ठीक है। तो कोड स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। तो कैसे हम करेंगे कोड को स्ट्रक्चर? बाय यूजिंग द फंक्शन, बाय यूजिंग द मॉड्यूल्स, ठीक है। अगर तो प्रोग्राम छोटा ही है 9-10 लाइन का, तब क्या फंक्शन यूज करना, क्या मॉड्यूल यूज करना, बट अगर लेंथी प्रोग्राम है तब ये दोनों यहाँ पे काम में आएंगे उस प्रोग्राम को समझने में। 6 इज यूज ऑफ एनुमरेटेड डाटा टाइप्स, ये आप छोड़िए, जस्ट इसे याद रखिए। एंड यूज ऑफ कांस्टेंट आइडेंटिफायर्स, ये भी अभी आप स्किप करिए, मैं आपको किसी दिन बताऊंगा ये किस तरह से हम पाइथन में या अभी आपने जावा में यूज किए होंगे एनुमरेटेड डाटा टाइप्स। एंड कांस्टेंट तो वो हो गया जैसे कोई वैल्यू है वो आपको बार बार यूज करनी पड़ रही है, तो आप क्या करेंगे, बार बार लिखने के बजाय आप एक कांस्टेंट ही ऊपर जो है डिफाइन कर लेंगे, उसके अंदर वो वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जांपल पाई, पाई होता है ना मैथ्स में, जैसे 3.27 जो वन बहुत लंबी सी इसकी वैल्यू होती है, तो कहाँ तक आपने उसको यूज करना उतना आपने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, सॉरी वेरिएबल नहीं कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे, उसे कांस्टेंट बनाइए, फिर उस नाम को ही यूज करिए फिर आप, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वैल्यू ऑफ पाई ईच एंड एवरी प्लेस, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज वी शुड यूज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, ठीक है। अगर हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली हम इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का एग्जांपल क्या हुआ, किसी ने जावा में किया हुआ है? ओके, समझिएगा इसे, ठीक है। तो अभी मैं नहीं आपसे ले पूछ रहा हूँ। तो ये हैं आपकी 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, कौन सी एक तो देखिए आपके पास मान लीजिए टाइम कम है, मैंने आपको फटाफट एक कोड दे दिया, एक एक प्रिंट आउट दे दिया सबको, आप फटाफट बताइए कि इसमें से इन 8, मान लीजिए ये 8 की 8 मैंने यूज कर रखी है उस प्रोग्राम में, तो आप बताइए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी कौन सी लगी, ठीक है। ये आपने नंबर 1 to 8 नोट करना है, फिर मुझे बताना है एट द एंड ऑफ दिस क्लास, ओके। आगे देखिए, लेकिन उसका आंसर तो चलो यहीं पे लिखा हुआ है। अभी आप बताइए, आपको कोई इसमें अगर कोई बताना चाहता है और वो कॉन्फिडेंट हो, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है आपके लिए, अगर कोई बताना चाहता है? सर फोर्थ। फोर्थ कोड इंडेंटेशन। और कोई? बोलो बोलो बोलो। फोर्थ किसने बताया, क्या नाम है बेटा आपका? सर अलका। ओके, अलका इज सेइंग कोड इंडेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि इसके लिए हेल्पफुल हो रही है। हाँ ठीक है, कमेंट्स आर आल्सो हेल्पफुल, ऐसा नो। अब मीनिंगफुल वेरिएबल नेम ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। अलका ने बताया कोड इंडेंटेशन, और कोई इसमें ऐड करना चाहता है अपना इंटरेस्ट, जिससे वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी? नोबडी, ओके। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, ये मेरे व्यू नहीं है, ये ऑथर के व्यू हैं, और साथ में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे काम किया हुआ है, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बाय राइटिंग कोड, ठीक है, तो उनका ये सजेशन है। तो ठीक भी है, काफ़ी हद तक आपको ये जस्टिफाई भी लगेगा आंसर, ऐसा नहीं है। He is saying the use of meaningful variable name, this is the most important internal documentation. मीनिंगफुल वेरिएबल नेम अगर हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है बच्चों। देखिए कमेंट्स पे लीजिए आप, कमेंट्स बहुत लंबे होते हैं, कोई नहीं पढ़ता उनको, जनरली नहीं पढ़ते। हमें चाहिए कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे दें, वह वेरिएबल का नेम पढ़ के। मैंने लिखा है रोल नंबर, तो नेचुरली वो रोल नंबर ही स्टोर करेगा। मैंने लिखा है पे, तो वो सैलरीज या उसकी जो एम्प्लॉय की सैलरी ही स्टोर करने वाला, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डॉक्यूमेंटेशन हो जा रही है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया बच्चों इसे, दैट इज यूज ऑफ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट यूजफुल व्हाइल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पीस ऑफ कोड। आपको एक कोड दिया हुआ है, प्रिंट आउट दे दिया मान लीजिए मैंने, उसमें 1000 लाइंस हैं, ठीक है, आपको सबसे जल्दी
कोड को समझने में हेल्पफुल कौन सी चीज होगी, वो होगा वेरिएबल का नाम, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, ठीक है, ये माना गया है। सो मे बी आपका व्यू थोड़ा अलग हो, लेकिन ऑथर इज सेइंग कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम, या फिर जितने भी रिसर्चर्स हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उनका ये मत है कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम मोस्ट यूजफुल फीचर टाइप ऑफ द इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। एक और चीज इसमें आप याद रखिए, फॉर गुड इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने अच्छी इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी क्या करती है, मेक हेल्प ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोडिंग गाइडलाइंस। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है वो अपने कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को ही इतना स्ट्रॉन्ग बना लेती है कि वहीं से ही डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। ये आपने लास्ट में लिखा है। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। अब इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन तो आपने देख लिया। अब व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, और जैसे मैंने आपको बताया था, ये it is provided through various types of supporting documents। supporting documents यहाँ पे आते हैं बच्चों, कौन कौन से, SRS डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे। यूजर मैनुअल, जैसे आप ये मान के चलिए प्रोडक्ट बन गया है, उसका एक मैनुअल है। जैसे आपने मान लीजिए घर पे फ्रिज ले लिया, तो फ्रिज के साथ एक कागज आता है ना, एक, या आपने स्मार्टफोन ले लिया, उसके साथ एक बुकलेट सी आती है ना, कैसे यूज करना उसको, वो होता है यूजर मैनुअल। वैसा ही सॉफ्टवेयर के साथ भी आ सकता है। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, हार्ड कॉपी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, पर आप सारा ही सॉफ्ट कॉपी में आते हैं। इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, SRS, डिजाइन, टेस्ट, यूजर मैनुअल, इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट, ये सारे सारे बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और एक अच्छे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या फीचर्स होती हैं, दो फीचर्स होती हैं, दो कही गई है यहाँ पे बच्चों। नंबर वन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जो प्रोग्राम कर रहा है वैसा ही लिखा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने लिखा कि जब यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में इस आइकन पे आप डबल क्लिक करोगे तो प्रिंट निकलेगा, तो वहीं ऐसा ना हो कि आपने डबल क्लिक किया कुछ और ही काम हो गया, तो वैसा नहीं हो जाए। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो ये, ऑल द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी कंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तब क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। किसको, हर उस पर्सन को जो कि उस सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स डेवलप्ड फॉर ए प्रोडक्ट शुड बी अप टू डेट। वो अप टू डेट भी होने चाहिए। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपने कोडिंग में चेंज कर दिया तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेंज करने पड़ सकते हैं, तो वो अप टू डेट होने चाहिए, ठीक है। इवन इफ, वही मैंने आपको बताया, अगर थोड़ी सी भी चेंज आप करते हैं तो वो क्या होगी, अगर थोड़ी सी भी चेंजेस किसी कोडिंग वगैरह में या किसी एक डॉक्यूमेंट में की हुई है, हो सकता है दूसरे डॉक्यूमेंट में आपने ना की हो, तो उससे क्या होगा, दे विल क्रिएट इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंट से उल्टा, डुप्लीकेट चीजें, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि कंफ्यूजन को वहां पे बढ़ावा मिलता है, तो वो कम से कम होना चाहिए। सेकेंड फीचर इज इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने पड़ा है तो आप कैसे कहोगे कि ये इजी है, ये टफ है। अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है 10 पेज का, वो मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को दे रहा हूँ तो उसको टफ लगेगा, लेकिन मैट्रिक वाले को दे रहा हूँ तो हो सकता है उसे इजी लगे। या कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैट्रिक वाले को बहुत टफ लग रहा है, प्लस 2 वाले को समझ आ रहा है, तो उसके लिए क्या है बच्चों, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज रहती है, इट इज कॉल्ड फॉग इंडेक्स, गनिंग्स फॉग इंडेक्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखिए यहां से नीचे आपने तब ही पढ़ना है जब आपको ऊपर वाला समझ आ गया। पहली बात, ऊपर सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय इट्स यूजर, ठीक है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट इजी है, कौन सा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा टफ है, तो उसे कैसे हम निकालेंगे। मैं आपको एक कागज देता हूं जिसमें 100 लाइन लिखी हुई है, कई कहेंगे सर बहुत टफ है, कई कहेंगे सर नहीं इजी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है बच्चों, एक फॉर्मूला है, इट इज कॉल्ड गनिंग्स फॉग इंडेक्स, इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये एक मैट्रिक निकाल के देता है, जिससे ये पता लगता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रीडेबल है या नहीं है। रीडेबिलिटी को ये मेजर करता है, मैट्रिक है ये। जिस तरह से आपने एफर्ट या फिर साइज देखे थे लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, वो अलग चीज के मैट्रिक थे, और ये भी एक मैट्रिक है जो कि रीडेबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है डी, सिंपल, जैसे पीडीएफ फाइल में आपको यूनिट 1 यूनिट 2 की शेयर होता है, मान लीजिए वो है ये,
ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 0.4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी चीज को। अंदर क्या है, दो चीजें हैं, ठीक है, वर्ड डिवाइडेड बाय सेंटेंस। जितने भी वर्ड उस पीडीएफ फाइल में है वो यहाँ पे आएंगे, और जितने भी सेंटेंस उस पीडीएफ फाइल में वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। प्लस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, कुछ एक वर्ड डिफरेंट होता है जिसके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ रही है, मान लीजिए, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कितने हैं, डिवाइडेड बाय वर्ड्स, टोटल वर्ड्स कितने थे, जो वर्ड यहाँ पे लिखे हैं वही यहाँ पे आएगा, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरे को जो सॉरी इन दोनों को हम ऐड करेंगे और पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। अगर किसी डॉक्यूमेंट का जिसका नाम डी है उसका फॉग इंडेक्स 12 निकल के आता है, तो ये माना गया है कि जिस बच्चे ने, जिस पर्सन ने 12th पास कर ली है उसके लिए ये काफी इजी है समझना। बस ये काफी आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट ये फार्मूला है, सभी चीज का फार्मूला होता है मैथ्स में, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इस तरह से निकाला गया है। तो अगर इसका आंसर 12 आ रहा है, दैट मीन्स 12th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास स्टैंडर्ड जिसने कर ली है किसी बच्चे ने, तो उसके लिए काफी ईजी है उसको समझना। अगर वो 13, 14, 15 निकल गया, 17 निकल गया, तब उससे बस से बाहर होता जाएगा। तो दिस शोज द रीडेबिलिटी। तो इतना ही याद रखना इसमें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसे आप यहीं पे ड्रॉप करिए, 4 से पहले पहले बस एक लाइन में, द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूजर, बस इतना लिखिए। अब इजी कैसे हम निकालेंगे कोई डॉक्यूमेंट इजी है या नहीं है, उसकी रीडेबिलिटी से। रीडेबिलिटी से हम कैसे मेजर करेंगे, बाय गनिंग्स फॉग इंडेक्स से हम मेजर करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। बस इतना याद रखिए। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, सो लेट मी स्टॉप हियर।